Hey guys, welcome back to our YouTube channel Garima Life Science Academy. In this lecture, we are going to learn about history of immunology. So without delay, let's get started. So first history in this history, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो एडवर्ड जेनर थे. कौन थे? एडवर्ड जेनर. In 1798, एडवर्ड जेनर noticed immunity bestowed to milkmaids. तो in 1798 एडवर्ड जेनर ने नोटिस किया कि जो भी इम्यूनिटी मिल्कमेड्स जो भी थे उनको जो भी इम्यूनिटी मिल रही थी उनको किससे मिल रही थी? मिल्क में जो भी ये हमारे काऊ थे उनको जो काऊ पॉक्स हुआ था उससे उनको इम्यूनिटी मिल रही थी और जो भी मिल्कमेड्स थे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था. तो उन्होंने क्या क्या देखा और इंजेक्टेड फ्लूइड फ्रॉम काऊ पॉक्स ब्लिस्टर इनटू स्किन ऑफ पेशेंट. तो क्या हुआ कि जो भी ये काऊ पॉक्स के ब्लिस्टर्स थे उनको इंजेक्ट किया स्किन ऑफ पेशेंट. जो भी स्मॉल पॉक्स के पेशेंट थे उनको इंजेक्ट किया तो देखा कि उसमें काऊ पॉक्स नहीं हो रहा था. तो ये कंक्लूजन निकला कि जो भी जिनको भी स्मॉल पॉक्स हो रहा है उनको जब काऊ पॉक्स का इंजेक्शन दे रहे हैं या ब्लिस्टर्स दे रहे हैं उनकी स्किन में तो वो डिजीज नहीं हो रहा है. मीन्स उससे उनको इम्यूनिटी मिल रही है. और जो भी मिल्कमेड्स थे उनको ऑलरेडी काऊ पॉक्स था तो जब उनको स्मॉल पॉक्स से इंजेक्ट कराया तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. तो ये देखा गया कि एक डिजीज होने से उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई अगेंस्ट दूसरी डिजीज, क्योंकि जो भी दोनों डिजीज थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे. फिर सेकंड क्या हुआ? इन 1989 WHO announced स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो WHO ने नोटिस किया कि स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. तो 1989 में जो स्मॉल पॉक्स बीमारी थी वो हमेशा के लिए इरेडिकेट हो गई. यहाँ से हमेशा के लिए इरेडिकेट हो गई. WHO announced small pox was eradicated from the world. फिर उसके बाद क्या हुआ? in 1881 Louis Pasteur first vaccinated one group of sheep with heat attenuated anthrax bacillus. So लुइस पास्चर ने क्या किया कि वन ग्रुप ऑफ sheep को हीट एटेनुएटेड एंथ्रेक्स जो भी बैसिलस एंथ्रेसिस था जो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है उसका हीट एटेनुएटेड उसका जो भी बैक्टीरिया था उसको हीट दे करके उसके टॉक्सिसिटी को कम करके वो ग्रुप ऑफ शीप्स को जो भेड़ थी उनको उन्होंने इंजेक्ट किया और वैक्सीनेट किया. फिर देखा he then challenged the vaccinated sheep and some unvaccinated sheep with a virulent culture of bacillus. फिर बाद में उसने क्या किया कि जो भी वैक्सीनेटेड शीप थे और जो भी अनवैक्सीनेटेड शीप थे उनको चैलेंज किया. उनको क्या किया? चैलेंज किया बैसिलस एंथ्रेसिस जो भी वायलेंट कल्चर था उससे उन्होंने उसको इंजेक्ट कराया दोनों में. जो वैक्सीनेटेड शीप थे उनको भी और जो नॉन वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड शीप थे उनको भी कराया. All the vaccinated sheep lived and all the unvaccinated animals died. क्या उन्होंने फिर क्या देखा कि all vaccinated sheep lived and all the unvaccinated animals died. जो भी मतलब वैक्सीनेटेड sheep थे उनके अंदर इम्यूनिटी थी उसके अगेंस्ट और एंटीबॉडीज थे तो वो मतलब जिंदा रहे. और जो भी अनवैक्सीनेटेड एनिमल्स थे वो डाइड हो गए जब इनको ये जो वायलेंट कल्चर जो बैसिलस का था जब उनको दिया गया तो वो मर गए क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी और अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज और जो टी सेल्स और बी सेल्स वो डेवलप नहीं थे. तो उन्होंने ये नोटिस किया. दीज एक्सपेरिमेंट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ इम्यूनोलॉजी. क्या हुआ? दीज एक्सपेरिमेंट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इम्यूनोलॉजी. तो ये भी जो इनका एक्सपेरिमेंट था इससे क्या हुआ? इम्यूनोलॉजी का बिगिनिंग्स धीरे धीरे इम्यूनोलॉजी का स्टार्ट हुआ और लोग समझने लगे कि इम्यूनोलॉजी क्या है, वैक्सीनेशन वगैरह धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट in 1879 discovered that old bacterial culture of Pasteurella lost virulence. तो क्या डिस्कवर हुआ कि जो भी पुराना बैक्टीरियल कल्चर था पास्चुरेला का वो अपना जो वायरुलेंसी था वो खो चुका था. रिफर टू इंजेक्शन ऑफ वीकेंड कल्चर अ वैक्सीन इन ऑनर ऑफ जेनर. तो उसको क्या बोला गया कि जो भी वीकेंड कल्चर है उसको इंजेक्ट किया गया और एज अ वैक्सीन इन ऑनर ऑफ जेनर. जो एडवर्ड जेनर थे, साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर थे इम्यूनोलॉजिस्ट,
उनके ऑनर में ये जो भी वीकेंड कल्चर जब इंजेक्ट किया गया तो इसको वैक्सीन का नाम दिया गया, वैक्सीन रिफर्ड किया गया। तो ये क्या देखा गया, कब देखा गया, जब ये जो हमारा पॉस्टुलेला बैक्टीरिया था, ये जब बहुत दिन इसको रखने के बाद ये जो पुराना कल्चर वायलेंसी कम कर चुका, मीन्स इसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी खत्म हो गई थी, तो उसको बोला गया वीकेंड फॉर्म। और उसको जब इंजेक्ट किया गया तो अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहा था, तो उसको वैक्सीन कंसिडर किया गया इन ऑनर ऑफ एडवर्ड जेनर, क्योंकि जो जेनर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान था इम्यूनोलॉजी में। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये उनका एक्सपेरिमेंट था जो सीप को जब वो इंजेक्ट कर रहे थे, ये पूरा ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट थे, और ये सीप को जब इंजेक्ट कर रहे थे तो ये उसका डायग्राम है, इस डायग्राम में शो किया गया है कि वो भेड़ को वैक्सीन दे रहे हैं। इन 1881 ही अप्लाइड द सेम टेक्निक वर्सेस एंथ्रेक्स एंड देन रेबीज। फिर क्या हुआ, उन्होंने ये जो सेम टेक्निक्स थी वैक्सीनेशन की वो एंथ्रेक्स एंड रेबीज के केस में अप्लाई किया और देखा कि क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। पॉस्चर इनोकुलेटिंग सीप एट MSR रोसीगोनल फार्म इन मई 1881। तो ये जो है उनका जो रोसीगोनल फार्म था सीपों का, उस पर ये इनोकुलेट कर रहे हैं, ये पास्चर का पूरा एक्सपेरिमेंट है उन्होंने जो भी किया। तो इसमें हमने देखा कि कैसे वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ और वीकेंड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी और जो वीकेंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके ये इम्यूनिटी डेवलप कर रहे थे। फिर नेक्स्ट हमारा हुआ, इधर स्टार्ट हुआ फर्स्ट इनसाइट्स इनटू मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। जब हमारा वैक्सीन आ गया और जब ये थोड़ा बहुत इम्यूनिटी मतलब बॉडी में मिलने लगा तो यहाँ पे इम्यूनिटी का केस आया, मींस थोड़ा थोड़ा इम्यूनिटी के बारे में लोग अंडरस्टैंड करने लगे। फिर इन 1880s मेटनिकॉफ डिस्कवर्ड फेगोसाइटिक सेल्स दैट इंजेस्ट माइक्रोब्स एंड पार्टिकल्स। तो इन 1880 में मेटनिकॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया फेगोसाइटिक सेल्स को। जो फेगोसाइटिक सेल्स थी वो माइक्रोब्स और फॉरेन पार्टिकल्स को वो इंगल्फ कर रही थी, डाइजेस्ट कर रही थी। तो मेटनिकॉफ ने फेगोसाइटिक सेल्स का डिस्कवर किया इन 1880s। सेल्स कन्फर्ड इन इम्यूनिटी। तो ये जो सेल्स थी फेगोसाइटिक सेल्स वो इम्यूनिटी को दे रही थी, मींस बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी फॉरेन डिजीज से। इन 1890 वॉन बेहरिंग एंड कीटा साटो डिस्कवर्ड ब्लड सीरा कुड ट्रांसफर इम्यूनिटी। तो जो ये हमारे साइंटिस्ट थे वॉन बेहरिंग और कीटा साटो, ये हमारा डायग्राम है, एमिल वॉन बेहरिंग एंड यस कीटा साटो जो थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, ब्लड सीरा कुड ट्रांसफर इम्यूनिटी। तो जो ब्लड का सीरा था उसको उन्होंने डिस्कवर किया और वो इम्यूनिटी को ट्रांसफर कर रहा था, मींस इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था बॉडी को। तो ब्लड सीरा को डिस्कवर किया किसने, वॉन बेहरिंग एंड कीटा साटो ने। लिक्विड ऑफ ब्लड कन्फर्ड इम्यूनिटी। तो जो ये लिक्विड था, ब्लड का लिक्विड सीरा था, वो इम्यूनिटी को प्रोवाइड कर रहा था। तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया, व्हिच कन्फर्स इम्यूनिटी, सेल्स और सीरम। तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जो भी सेल्स हमारी हैं फेगोसाइटिक सेल्स या सीरम जो ब्लड सीरम है, इनमें से कौन सा जो है वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे एमिल वॉन बेहरिंग एस कीटा साटो, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, ब्लड सीरम को आइडेंटिफाई किया। और जो ये हमारे एली मेटनिकॉफ थे, ये फेगोसाइटिक सेल्स को ये डिस्कवर्ड की और यहाँ पे इम्यूनिटी का थोड़ा मैकेनिज्म थोड़ा आया, इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे बात चलने लगी। जो हमारा नेक्स्ट है, बोथ सेल्स एंड सीरम कंट्रीब्यूट टू द इम्यूनिटी। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जो क्वेश्चन था कि व्हिच कन्फर इम्यूनिटी, सेल्स और सीरम, तो इसमें जो है सेल्स एंड सीरम बोथ कंट्रीब्यूट टू द इम्यूनिटी। तो जो हमारी सेल्स है फेगोसाइटिक सेल्स और सीरम है वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इम्यूनिटी को। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो हमारा सेल्स है और सीरम है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इम्यूनिटी को। नेक्स्ट, इन 1930s early techniques made it easier to study humoral element than cellular one। तो 1930 में जो टेक्निक्स मतलब अर्ली टेक्निक्स जो भी मतलब डिस्कवर्ड हुए उससे इजी हुआ जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स था, लाइक ब्लड रिलेटेड एंटी बॉडी रिलेटेड जो रिस्पॉन्स था उसको स्टडी करना आसान हो गया एज कम्पेयर टू सेल्युलर वन। डिस्कवरी ऑफ एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ब्लड गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो उस टाइम पे क्या भी हुआ 1930s में, जो भी 1930s में जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स थे, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स थे, एंटीबॉडीज, उनका भी डिस्कवरी हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है 1950s में डिस्कवरी ऑफ टी एंड बी सेल्स।
तो जो हमारा 1950 में बी सेल्स और टी सेल्स का भी डिस्कवरी हुआ। लेटर डिस्कवरीज लिंक लिम्फोसाइट्स टू बोथ सेल्यूलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जब हमारा 1950 में टी सेल्स और बी सेल्स का डिस्कवरी हो गया और 1930 में जो हमारे ग्लोबुलिन प्रोटीन्स थे एंटीबॉडीज, जब दोनों का डिस्कवरी हो गया तो इनसे लिंक जो भी रेस्पॉन्स देखा गया और इम्यूनिटी, तब साइंटिस्ट लोग क्या बात करने लगे कि जो सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो आपस में इंटरलिंक्ड है और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या हुआ, लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर थे उनका जो ये डिस्कवरी पीरियड था और गोल्डन एज था, एरा था, वो 1822 से 1895 तक कंसिडर किया जाता है। तो ये क्या थे, ये मोलिकुलर इम्यूनोलॉजिस्ट थे, स्टीरियोकेमिस्ट से मोलिकुलर एसिमेट्री, फर्मेंटेशन एंड सिल्क वर्कर डिजीज। तो जो हमारे ये लुईस पास्चर थे वो फर्मेंटेशन और सिल्क जो वर्कर डिजीज थे उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी इन्होंने ही दिया था, जो हमारी जर्म थ्योरी और डिजीज थे जो भी था इन्होंने दिया था। और लास्ट में एटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर कॉलरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज। तो जो हमारी एटेन्यूएटेड वैक्सीन थी, वीकेंड फॉर्म ऑफ वैक्सीन कॉलरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज की थी, वो लुईस पास्चर ने ही डिस्कवर किया था। तो इनका जो है इम्यूनोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने फर्मेंटेशन, सिल्क वर्कर डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, कॉलरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज की वैक्सीन को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग, जो हमने अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में बात किया, अवार्डेड फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी 1901। तो इन्होंने 1901 में इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में इनको मिला। किसके लिए, जो ये ब्लड सीरा और एंटीटॉक्सिन्स को ये डिस्कवर्ड किए थे उसके लिए। स्टूडेंट ऑफ कोच, तो जो रॉबर्ट कोच थे वो इनके स्टूडेंट थे। एमिल वॉन बेहरिंग जो थे वो रॉबर्ट कोच के स्टूडेंट थे। विथ कीटासाइटो एंड बेमाइक डिस्कवर्ड एंटीटॉक्सिन फॉर डिप्थीरिया एंड टिटनेस एंड अप्लाइड एज थेरेपी। तो इन्होंने जो डिप्थीरिया और टिटनेस था उसके अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, उनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी में 1901 में, और उसको एज अ थेरेपी के लिए अप्लाइड किए। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है एली मेटनिकोफ 1845 टू 1916, इनका गोल्डन एरा रहा। फॉर्म द बेसिस ऑफ ल्यूकोसाइट फैगोसाइटोसिस। तो जो ल्यूकोसाइटोसिस के बेसिस पर जो फैगोसाइटोसिस था उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, फैगोसाइटिक सेल्स को। बर्थ ऑफ सेल्यूलर इम्यूनोलॉजी, तो जो हमारे इसको बोला जाता है इनको कि क्या था इनके टाइम पे जब हुआ बर्थ ऑफ सेल्यूलर इम्यूनोलॉजी, इन्होंने सेल्यूलर इम्यूनोलॉजी को बर्थ एज अ डिस्कवर्ड किया। शेयर्ड नोबेल प्राइज विथ एलरिच इन 1908। तो इनको भी नोबेल प्राइज मिला एलरिच के साथ में 1908 में नोबेल प्राइज इनको भी मिला, जो फैगोसाइटोसिस सेल्स और ये सब खोजे थे उसके डिस्कवरी के लिए इनको भी नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट हमारा जो आता है माइलस्टीन एंड कोहलर, जो हमारे जॉर्ज माइलस्टीन 1927 एंड कोहलर 1946 टू 1995, इनका गोल्डन एज था डिस्कवरी का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो जो हमारे ये माइलस्टीन और कोहलर जो हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट थे, ये साइंटिस्ट, इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाया था। किससे, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाया था। तो इनको भी नोबेल प्राइज मिला है इसके फील्ड में। नेक्स्ट हमारा है सुसुमु टोनेगावा, ये जो साइंटिस्ट थे ये हमारे, इन्होंने क्या डिस्कवरी किया, क्लोनिंग ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन। तो जो हमारे सुसुमु और टोनेगावा थे उन्होंने जो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स थे उसको क्लोन किया, उसको क्लोनिंग का टेक्निक उन्होंने डिस्कवर्ड किया। 1987 नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक प्रिंसिपल फॉर जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। तो इनको 1987 में नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए, जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। तो जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स को क्लोन किए और जो ये उसके थ्रू ये एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, जो डिफरेंट डाइवर्सिटी थी जो जनरेट करती है एंटीबॉडीज डिफरेंट मैकेनिज्म से, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे पीटर सी डोहार्टी एंड रॉल्फ एम जिंकर नैगल, जो हमारे साइंटिस्ट थे डोहार्टी एंड जिंकर नैगल जो थे उनको क्या डिस्कवर किए थे, टू सिग्नल्स को डिस्कवर किए थे। 1996 नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यून डिफेंस। तो इनको किसके लिए नोबेल प्राइज मिला, जो ये डिस्कवरी किए थे सेल मीडिएटेड इम्यून डिफेंस के बारे में इन्होंने बताया था, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला इन 1996 में।
तो ये हमारे साइंटिस्ट थे। फिर नेक्स्ट हमने अब तक बात किया कि ओवरव्यू, हमने बात किया कि डिफरेंट साइंटिस्ट और उनका जो डिस्कवरी था और उनका रिलेटेड वर्क था। अब हम ये टेबल में एक समरी स्लाइड में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी और जो साइंटिस्ट थे उनका रिसर्च क्या था और किस कंट्री से थे और उनको किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला था। तो जो हमारा पहले साइंटिस्ट थे वो एमिल वॉन बेहरिंग थे, वो जर्मनी के थे और उनका जो रिसर्च था, he discovered serum antitoxins and got Nobel Prize in 1901. So he got Nobel Prize in 1901. He discovered serum antitoxins. He is from Germany. जो हमारे सेकंड साइंटिस्ट थे वो रॉबर्ट कोच is also from Germany. Robert Koch discovered the cellular immunity to tuberculosis. So Robert Koch discovered the cellular immunity to against tuberculosis and got Nobel Prize in 1905. नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे थे वो एली मेटनिकोव, पॉल एलिच। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज एली मेटनिकोव एंड पॉल एलिच, बोथ आर फ्रॉम मेटनिकोव फ्रॉम रशिया एंड एलिच फ्रॉम जर्मनी, एंड दे डिस्कवर्ड रोल ऑफ फेगोसाइटोसिस, मेटनिकोव एंड antitoxins Ehrlich in immunity. Metnikov discovered phagocytosis and Ehrlich discovered antitoxin in immunity, and both got Nobel Prize in 1908. Next scientist is Charles Richet. Charles Richet. He is from France and he discovered anaphylaxis. He discovered anaphylaxis and got Nobel Prize in 1913. He got Nobel Prize in 1913. Next scientist is Julius Border. Next is Jules Border. He is from Belgium. He discovered complement-mediated bacteriolysis. He discovered complement-mediated bacteriolysis and got Nobel Prize in 1919. Got Nobel Prize in 1919. Next scientist is Karl Landsteiner. Karl Landsteiner is from United States, USA. He discovered discovery of human blood groups. He discovered blood groups and got Nobel Prize in 1930. Got Nobel Prize in 1930. Next scientist is Max Thiller. Max Thiller. He is from South Africa. He discovered development of yellow fever vaccine. He discovered yellow fever vaccines and got Nobel Prize in 1951. Next scientist is Daniel Bobet. Daniel Bobet. He is from Switzerland. Discovered antihistamines. Discovered antihistamines and got Nobel Prize in 1957. Next scientist is F. McFarlane Burnett and Peter Medawar. Burnett and Peter Medawar. Burnett are from Australia and Medawar from Great Britain. Both discovered the acquired immunological tolerance. Both scientists discovered the acquired immunological tolerance and shared Nobel Prize in 1960. Next scientist is Rodney R. Porter and Gilad M. Edelman. So R. Porter and Edelman. Porter from Great Britain and Edelman is from United States, and both discovered the chemical structure of antibodies. So chemical structure of antibody was discovered by R. Porter and M. Edelman in 1972 and shared Nobel Prize in 1972. Next scientist is Rosalind R. Allo. Rosalind R. Allo. He is from United States and he discovered development of radioimmunoassay. He discovered radioimmunoassay and shared Nobel Prize in 1977. Next scientist is George Snell, James Dussett and Behrus Benacerraf. There are three scientists together. Snell is from United States and Dussett from France and Benacerraf is from United States. Three of together discovered the MSC. Three scientists together work and discovered the major histocompatibility complex MSC and got Nobel Prize in 1980s. So in these slides we discussed the scientists, their country and research, and in which year they got Nobel Prize for immunological research. Next scientist is Cesar Milestein, George E. Kohler and Niels K. Jerne. So two scientists, Cesar Milestein and George E. Kohler. Cesar Milestein from Great Britain and Kohler is from Germany. Together they work and discover the monoclonal antibodies
and got Nobel Prize in 1984. Next scientist is Niels K. Jerne. He is from Denmark and discovered the immune regulatory theory. He discovered the immune regulatory theories. Next scientist is Susumu Tonegawa. Susumu Tonegawa. He is from Japan. He discovered the gene rearrangement in antibody production, means antibody diversity, and shared Nobel Prize in 1987. Our next scientist is E. Donald Thomas. Joseph Murray. Joseph Murray and Thomas are both from United States and discovered transplantation immunology. Discovered transplantation immunology and got Nobel Prize in 1991. Next, last scientist is Peter C. Doherty and Rolf M. Zinkergel. Rolf M. Zinkergel. Doherty from Australia and Zinkernagel from Switzerland. They discovered role of major histocompatibility complex in antigen recognition by T cells and got Nobel Prize in 1996. Got Nobel Prize in 1996. So in this slide, in this lecture, we discussed about history of immunology, major contribution of scientists in different areas of immunology, and in which year they got Nobel Prize. In which year they got Nobel Prize. So I hope this lecture was helpful for you. Keep this slide as a master slide. Keep this slide as a master slide for your revision of history of immunology. In some examination like GATB and CSIR, they might ask about scientists and their contribution, their research, in which they develop, in which like their discovery, कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या डिस्कवर किए हैं और कौन से साइंटिस्ट तो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछते हैं. तो आई होप दिस lecture was helpful for you. Don't forget to subscribe and share Garima Life Science Academy with your friends and juniors. Thank you.